हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं अभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ठीक है, अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स थ्योरीज, विनफील्ड थ्योरी। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया था? पर्सी हेनरी विनफील्ड। पर्सी हेनरी विनफील्ड। ठीक है, मीनिंग क्या था? देयर इज वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी। उनका कहना था हमारे पास एक जो है जनरल प्रिंसिपल है, किसका? टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए। वन जनरल प्रिंसिपल, एनीवन हु कमिट्स एन अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, कॉजिंग डैमेजेस इज लायबल अनलेस ए वैलिड डिफेंस अप्लाइज। ठीक है, उनका कहना था कोई भी एक आदमी या मतलब कोई भी एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट करता है जिसके कारण डैमेज होता है तो वो लायबल होगा टॉर्टियस लायबिलिटी के अंदर, अनलेस ए वैलिड डिफेंस अप्लाइज। ठीक है, ये हमारा एक्सक्यूज का केस हो जाएगा। ठीक है, इनका मेन आइडिया था एवरी अनजस्टेबल हार्म कैन बिकम ए टॉर्ट, द लॉ इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग न्यू टॉर्ट्स। ठीक है, इनके हिसाब से था कोई भी अनजस्टेबल जिसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा और उससे हार्म होता है तो वो एक टॉर्ट कहलाएगा। और ये लॉ इतना कैपेबल होगा, ये मतलब जनरल रूल, कि वो कोई भी नए टॉर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकता है उसमें। जैसे साइबर बुलिंग कॉजेस रेपुटेशनल लॉस, even no traditional tort exactly fits, court may recognize liability through the general principle। ठीक है, अब ऐसा केस आया जहाँ पे हमारे पास कोई लिखा हुआ या पहले का कोई ऐसा नहीं है केस, ठीक है, जिसका हम रेफर भी ले सकते हैं और ना ही लॉ का रेफर ले सकते हैं, तो उस केस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये बंदा लायबल है कि नहीं? तो विनफील्ड के हिसाब से उन्होंने सीधा एक जनरल रूल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर अगर वो फिट बैठ गया तो वो बंदा टॉर्ट के अंदर टॉर्टियस लायबिलिटी में होगा। और वो रूल ये है कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जिससे ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी हो रहा है, ठीक है, और उससे किसी को हार्म हो रहा है, तो वो टॉर्टियस लायबिलिटी होगा। इसलिए इनका जो थ्योरी है वो फ्लेक्सिबल है, इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ लॉ, कवर्स न्यू रॉन्ग्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ब्रॉड है, ठीक है, लेस सर्टेनिटी है। अब आया सेलमोंट्स थ्योरी। सेलमोंट्स कौन थे? जॉन विलियम सेलमोंट। जॉन विलियम सेलमोंट, ठीक है, इनका कहना था देयर इज़ नो जनरल लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उन्होंने कहा कोई ऐसा लॉ नहीं है, रूल नहीं है कि जनरल रूल जनरल लॉ है। ठीक है, उनके हिसाब से जो लिखा हुआ जितना हमारे पास पहचान में है ये टॉर्ट होता है, और उसमें से अगर किसी ने कुछ किया तो ही उस पर हम वो फिट मानेंगे। ठीक है, अब जैसे किसी का कुछ राइट्स वायलेट हुआ तो वो आया कोर्ट, और कोर्ट देखेगा कि ये वाला टॉर्ट तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो वो उसको बरी कर देगा। तो सॉल्वेंट के हिसाब से इनका ये कहना था। ठीक है, उनका कहना था ओनली दोज रॉन्ग्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट और स्टेटस आर टॉर्ट। ठीक है, इनके साथ साथ है जो स्टेटस यानी रूल्स या फिर हमारे लॉ में लिखा हुआ है या फिर कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया, उसी को हम रॉन्ग मानेंगे, बाकी बरी हो जाएगा। ठीक है, मेन आइडिया था नो लायबिलिटी अनलेस द एक्ट फॉल्स विद इन ए रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल इफ़ ए रॉन्ग डज नॉट फिट नेग्लिजेंस, ठीक है, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन और अनदर रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट अकॉर्डिंग टू सॉल्मन वुड जनरली डिनाई लायबिलिटी अनलेस द लॉ एक्सपेंड्स। उनका ये कहना है सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग कि अगर इसमें नेग्लिजेंस में फिट नहीं आया, न्यूसेंस में नहीं आया, ट्रेसपास में नहीं आया, डिफेमेशन में नहीं आया, या और भी जितने अवेलेबल टॉर्ट्स है उसमें अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो उस बंदे को बरी कर दिया जाएगा, अनलेस कि जो है वो लॉ जो है मतलब लॉ जो है नया कुछ ऐड करता है लिखित रूप से। अगर मान लो कल को लॉ ने कुछ ऐड किया नया कि साइबर क्राइम हो सकता है, देन उसके बाद से जो केसेज आएंगे तब उसमें जो है उसको साइबर क्राइम में डाला जाएगा। वरना अगर साइबर क्राइम आज की डेट में सपोज नहीं है अगर टॉर्ट के अंदर लिस्ट में, तो उस बंदे को लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वही है। इससे क्या एडवांटेज मिला कि सर्टेनिटी है, मतलब कोर्ट के लिए आसान हो गया, अरे इसमें फिट बैठ रहा नहीं, जाओ फिर घर जाओ। और प्रेडिक्टेबिलिटी आसान हो गया कि अच्छा ये किया था तो ये लगेगा तुम पे। और विनफील्ड वाले में क्या इशू था कि वो नए केसेस को भी हैंडल कर सकता था। ठीक है, अगर नया केसेस आया तो जज जो है अपना दिमाग लगा के यूज करके कि अच्छा इसने हार्म किया है, अच्छा इसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, अच्छा इलीगल एक्टिविटी था, ठीक है, तो इसको हम नया कैटेगरी बना के इसको जो है लायबल बना सकते हैं, टॉर्टियस लायबल। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि लेक्स फ्लेक्सिबल है, स्लोअर लीगल डेवलपमेंट है। ठीक है, राइवल्स थ्योरी में क्यों कहा जाता है? राइवल्स थ्योरी इन्हीं दोनों को कहा जाता है, विनफील्ड वर्सेस सॉल्वेंट थ्योरी को राइवल्स थ्योरी कहा जाता है, जो टॉर्ट में आता है। ठीक है, विनफील्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी है, ठीक है,
और सॉलमन के द्वारा कहा गया कि ओनली रिकॉग्नाइज टॉट्स के हिसाब से हम पहचान पाएंगे, ठीक है। इनका फ्लेक्सिबल है, इनका कंजर्वेटिव है, न्यू टॉट्स इसमें आसान से ऐड हो सकता है। ओनली एग्जिस्टिंग टॉट्स रिकॉग्नाइज्ड अनलेस लॉ एक्सपेंड्स, ठीक है। ये फेवर्स इवोल्यूशन, ये फेवर्स सर्टेनिटी। अब आते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी फाउंडेशन, मीनिंग द लीगल बेसिस अपॉन विच लायबिलिटी इन टॉर्ट इज इम्पोज्ड, ठीक है। टॉर्टियस लायबिलिटी फाउंडेशन, द लीगल बेसिस अपॉन विच द लायबिलिटी इन टॉर्ट इज इम्पोज्ड। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? लीगल ड्यूटी, डिफेंडेंट ऑज ए लीगल ड्यूटी, ब्रीच, ड्यूटी इज वायलेटेड, डैमेज, प्लेंटिफ सफर्स इंजरी, ठीक है। तो क्वेश्चन है डैमेज रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेंडेंट्स एक्ट, ठीक है। नो वैलिड डिफेंस, नो कंप्लीट डिफेंस इज अवेलेबल। एग्जाम्पल है ड्राइवर जंप्स ए रेड लाइट, हिट्स पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन सफर्स इंजुरीज, ड्राइवर इज लायबल इन नेग्लिजेंस। इंपॉर्टेंट केस देखते हैं थोड़ा, मोसेस वर्सेस मैकफेडलन, ठीक है। प्रिंसिपल था रिकॉग्नाइज्ड रेस्टिट्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। ये जो केस है हमारा मोसेस वर्सेस मैकफेडलन, ठीक है। मैकफेडलन वर्सेस मोसेस, मोसेस वर्सेस मैकफेडलन, ठीक है। इसमें नया चीज़ क्या रिकॉग्नाइज्ड किया गया था? रेस्टिट्यूशन को एंड प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, ये चीज़ यहाँ से आया, ठीक है। अब आते हैं फिब्रोसा स्पोल्का एकेंजा वर्सेस फेयरब्रेन लॉसन बॉम्बे बार्बर लिमिटेड। इसमें से कुछ प्रिंसिपल निकला, क्या है? मनी पेड बिफोर फ्रस्ट्रेशन मे इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस बी रिकवरेबल टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। मतलब कोई ऐसा इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी ने पैसे पहले दे रखा हो तो वो उसे वापस मिलना चाहिए टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे, प्रिंसिपल था रीजनेबल नोटिस इज नेसेसरी फॉर एक्सेम्पशन क्लॉजेस। पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे को का है, इसमें जो प्रिंसिपल निकल के आया वो है रीजनेबल नोटिस देना होगा अगर आप एक्सेम्पशरी क्लॉज लगा रहे हो तो, एक्सेम्पशन क्लॉज लगा रहे हो तो, ठीक है। तो रीजनेबल नोटिस इज नेसेसरी फॉर एक्सेम्पशन क्लॉजेस। ओली वर्सेस मार्लब्रो कोर्ट होटल, मार्लब्रो कोर्ट होटल, ओली वर्सेस मार्लब्रो कोर्ट होटल। इसमें क्या प्रिंसिपल निकला है? एक्सेम्पशन क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड जनरली डू नॉट बाइंड द पार्टीज। मतलब एक्सेम्पशन क्लॉज अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐड किया गया हो तो वो पार्टीज पे लागू नहीं होगा, ठीक है। लेस्ट्रेंज वर्सेज ब्रॉकअप लिमिटेड, प्रिंसिपल अ पर्सन हु साइंस ए कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट इज जनरली बाउंड बाय इट्स टर्म इवन इफ हैव नॉट रीड देम सब्जेक्ट टू रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब अगर आप साइन कर रहे हो बिना पढ़े तो आपकी गलती है, और कुछ केस में हो सकता है सब्जेक्ट टू रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन लग सकता है, ठीक है। आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 29 बोल रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहा है। 65 बोल रहा है रेस्टिट्यूशन आफ्टर वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। 68 बताता है नेसेसरीज सप्लाइड, तो आप रिकवर ले सकते हो पैसे, ठीक है। 69 बोल रहा है इंटरेस्टेड पर्सन पेइंग मनी। 70 बोल रहा है नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ठीक है। 71 बोल रहा है फाइंडर ऑफ गुड्स। 72 बोल रहा है मनी पेड बाय मिस्टेक और कोर्शियन। क्विक रिवीजन, रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोर्ड अनजस्ट बेनिफिट। क्वांटम मेरिट बोलता है पेमेंट फॉर वर्क डन। अनसर्टेनिटी बोलता है वाइड एग्रीमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है।